गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्चुअली आप लोगों का क्लास का टाइम 8 हो जाए, 8 से 8:15 का जो टाइम स्लॉट है वो हम लोग एक क्वेश्चन का टेस्ट के लिए रखा हुआ है। तो अभी तो तुम्हारा सिलेबस शुरू नहीं हुआ है। जब सिलेबस शुरू होगा तो धीरे धीरे पहले मैं आपको लिखना यहाँ सिखाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन 8 से 8:15 के बीच आप लोग ट्राई करोगे। मतलब ऐसा नहीं कंपल्सरी है, जो बच्चे को नहीं देना है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो 8:15 में आए, और जो बच्चे को देना है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो 8 से 8:15 में आए। लेकिन अभी उसके लिए माकूल समय नहीं हुआ है, उसके लिए माकूल समय होगा हम खुद बता देंगे। पहले आपको थोड़ा क्वेश्चन राइटिंग वगैरह पर एंसेंट में काम करवा देंगे। फिर इस एरिया में जो एरिया आपका पार्ट फर्स्ट चलेगा, वो पार्ट फर्स्ट से आपके मैप के क्वेश्चंस लगभग 12 इधर से आ जाते हैं और 8 क्वेश्चंस रेस्ट होते हैं। मतलब पोस्ट गुप्ता एरा तक आके आपका मैप का काम ये हो जाता है। तो मैप का काम को थोड़ा हमने एग्जॉस्टिव किया है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में राइटिंग में तो आपको समस्या नहीं आएगी, राइटिंग तो आपका हो जाएगा। मैप का अप्रोच ही जीएस, जो आप समझ सकते हो कि यूपीएससी का अप्रोच ही हर विषय का जो चेंज है। अब यूपीएससी सही मायने में चाहता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो। अब यूपीएससी ऐसा नहीं रह गया कि जिसमें कोई बच्चा अगर केवल प्रिटेंड करे कि अच्छा आई नो, तो यूपीएससी किसी न किसी क्वेश्चन में वो फिर फंस जाने वाली संभावना होती है। तो इसीलिए हमने पूरे तरीके को आपके न्यू रिक्वायरमेंट के अनुसार बदला हुआ है, और मैप से लेकर जो आपका क्लासेस हैं, क्वालिटीज ऑफ क्लासेस, वो दोनों भी उसी तरीके से होंगे जो आपके यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। हम शुरू तो बेसिक से करते हैं, लेकिन बेसिक के बाद आपको ऊपर के स्टैंडर्ड पर आना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। तो अभी फिलहाल मैं आपको हिस्टोग्राफी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे रहा था, लेकिन ये केवल इनफ नहीं होगा, बल्कि चैप्टर टू चैप्टर जब हम चलेंगे तो हिस्टोग्राफी की कुछ चीजें आपको इंटरलाइज साथ ही साथ करते हुए चलना पड़ेगा। जैसे जब हम वैदिक काल में पहुंचेंगे या फिर हड़प्पा सभ्यता में पहुंचेंगे, तो उसमें सबका मैं कॉलम बनवा दूंगा। पहले तो कॉलम पार्ट फर्स्ट में तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक का नहीं बनता है। पार्ट फर्स्ट में आपका बनता है जलवायु संबंधी स्थिति, तकनीकी परिवर्तन, साइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, आर्थिक संरचना मतलब आर्थिक गतिविधियां यानी ऑक्यूपेशन, और फिर सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण। चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, नवपाषाण काल हो, फिर हड़प्पा सभ्यता के अर्बनाइजेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर इन लार्ज चीजें होगी। फर्क यही पड़ेगा कि जैसे पहले आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते थे तो उसको इंडिपेंडेंटली आप पढ़ते थे, लेकिन नहीं, अब आपको पूरा पाषाण काल से एक्टिविटी देखना पड़ेगा कि मानव कैसे कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में। तो साथ ही साथ आपका मैप का काम भी होता चलेगा। मैप से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लास में बढ़ेगी, क्योंकि आपका कई बार क्वेश्चन तुम देखोगे, पिछले साल का ही क्वेश्चन तो पूछता है कि पूरा पाषाण कालीन स्थलों का भौगोलिक वितरण। तो भौगोलिक वितरण तुमको मैप से ही केवल याद आ जाएगा। अगर मैप में तुम्हारे दिमाग में है कि चलो चलो ये सब क्षेत्र में है, तो उसमें केवल यही ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे जो पहली बार कोई चीज लोग पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रिटेन करने में, थोड़ा सा वो चीजें नई होती है तो रिटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक दो बार जब रिवाइज कर जाओगे तो ये जो पहला खंड है वो आपका पक्का हो जाएगा। जो दूसरा खंड है वो वैदिक काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक जाओगे तो वो तुमको थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग खंड लगेगा, लेकिन मेरे विचार से पहला खंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। केवल बच्चे लोगों को क्लास में रेगुलर उसमें रहना पड़ता है, और रेगुलर रह के केवल तुम देखो कि कैसे एक दूसरे से लिंक हो सकता है। तो पहले मैं हिस्टोग्राफी के बाद जैसा कि मैंने पीछे बताया कि पहले सोर्सेस हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, फिर सोर्सेस हर एज में करना पड़ेगा। जैसे वैदिक पीरियड है, बुद्धा पीरियड है, तो वहां पर फिर हल्का सा सोर्सेस की चर्चा करनी पड़ेगी, जो मैंने बुकलेट में भी आप लोगों को दिया हुआ है। क्योंकि आजकल एंशिएंट का मतलब है कि दो चीज पर अगर बच्चा ध्यान रखे, एक सोर्सेस की समझ बच्चे को हो और मानचित्र की समझ हो, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत अच्छे ढंग से आपका परफॉर्मेंस हो जाता है। फिर मेडिवल हिस्ट्री में दूसरी कुछ चीजें पर रिक्वायरमेंट होता है, हालांकि चेंजेस का नॉलेज तो सभी में चाहिए। तो बच्चों मैं आपको कल जो पिछले क्लास में बता रहा था, ये हिस्टोग्राफी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये उससे अलग है, लेकिन ये आपको एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण देता है। मैं चाहता हूं कि एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग, बहुत लर्नेड स्कॉलरली नहीं, बल्कि एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। तो मैंने पिछले क्लास में जो आपको बताया था कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में प्राच्यवादी क्या कहते हैं, प्राच्यवादियों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, प्राच्यवादियों की क्या सीमाएं रही, तो ये बात आप लोगों की समझ में आ गई थी या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम भी है तो बोलिए। कोई भी चीज को क्लास में संकोच नहीं करना। इनिशियली यू फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यू हैव टू आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन। तो पहला जो आपका पार्ट बनता है वो है, वो मैंने बताया कि पहले
प्राच्यवादी फिर साम्राज्यवादी आए। अगर आज की तारीख में कोई पूछे कि भाई इतिहास का नामकरण जो जेम्स मिल ने दिया है या विभाजन किया है उसमें समस्या क्या है, तो आप बता दोगे? कई बार इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि मध्यकाल कहने में क्या परेशानी है, सभी लोग बता दोगे? सॉरी, मुस्लिम काल कहने में क्या परेशानी है, या फिर प्राचीन काल को हिंदू काल की संज्ञा क्यों न दी जाए, आधुनिक काल को ईसाई काल की संज्ञा क्यों न दी जाए। तो मेरे विचार से ये सब बातें तो आप लोगों को क्लियर है। तो ये सबको थोड़ा सा रिवाइज करके रिटेन करना है, क्योंकि जब इंटरव्यू में पूछते हैं तो वहां पर कई बार बच्चे जाके लड़खड़ा जाते हैं और सवाल ये उठता है कि भाई सबसे बेसिक में ही आपको ही बताया गया है और वहां पर इंटरव्यू में जाकर कोई बच्चा लड़खड़ाता है तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाती है। बोला कि सर 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो था, एक तो हमको याद आया, दूसरा याद ही नहीं है सर। जो बोर्ड में हम देखे बहुत मेंबर वगैरह बैठे हुए थे, तो प्रेशर होता है तो कई बार क्या होता है कि चीजें भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो बार रिवाइज हो, देखो अगर जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस का हिस्सा होगा तुम कभी नहीं भूलोगे, और भूलोगे भी तो एक नया पॉइंट गढ़ लोगे उससे मिलता जुलता। कोई भूलते हैं तब जब वो मस्तिष्क में रहता है लेकिन दिल को स्पर्शित नहीं करता है विषय, या तुम्हारे मन के भाव को स्पर्शित कर जाएगा कि भाई मुस्लिम काल कहने में क्या समस्या है। क्योंकि भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकरण भी अब कर रहे हो मुस्लिम काल इन व्हाट सेंस। इंडिया में तो हमेशा प्रीडोमिनेंस तो हिंदू का ही रहा ना, चाहे शासक वर्ग में कोई भी रहे। मस्जिदों की संख्या में मंदिरों तो यकीनन ज्यादा रहा, पॉपुलेशन भी ज्यादा रहा। संस्कृति में भी तुमने देखा कि इस्लाम ने हिंदू संस्कृति को जितना प्रभावित नहीं किया उसे हिंदू संस्कृति ने इस्लामी संस्कृति को प्रभावित कर दिया। दुनिया में कहीं जाति व्यवस्था नहीं है इस्लाम में, भारत में इस्लाम ने भी जाति व्यवस्था कायम कर ली। जो तुम देखो ओबीसी स्टेटस भी भारत में मुस्लिमों को मिला है जाति व्यवस्था के आधार पर। मंडल कमीशन ने उसमें से जाति चुनकर निकाला। अब मुस्लिम में भी तो दलित वर्ग है, सच्चर कमीशन ने वही रिपोर्ट दी हुई है। सच्चर कमीशन का जो रिपोर्ट है वो पॉलिटिसाइज हो गया। स्वतंत्रता के बाद जितनी मुस्लिमों को सुरक्षा मिली वो अनुच्छेद 25 से लेकर 30 के बीच सुरक्षा मिली, जिसको कहते हो फंडामेंटल राइट्स के क्लॉज। क्या इसको कहते हो तुम एक मतलब जो धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो धार्मिक 25 से 28 तक चला गया और सांस्कृतिक में 29 और 30 अनुच्छेद आ गए। इसके अलावा उन बेचारों को न तो अनुच्छेद 15 में मिला था न 16 में मिला, मतलब कहीं भी। जैसे अब SC/ST को यहां मिला, हिंदू में SC/ST को मिला, तो SC/ST को मिला ना अनुच्छेद 335 के अनुसार मिला, फिर 332 के अनुसार मिला, 334 के अनुसार मिला। तो इस आधार पर जो मिला और जितना भी फंडामेंटल राइट्स है उसमें भी एक्सक्लूसिव क्लॉज लगाया गया। लेकिन मुसलमानों में भी तो एक दलित वर्ग था जिसकी स्थिति बड़ी नीची थी, जो कन्वर्ट ही थे, जैसे जुलाहा ये सब जो इस्लाम कबूल किया था। लेकिन संविधान सभा में माहौल ऐसा था कि उस समय अगर कोई मुस्लिमों के आरक्षण की बात करता तो ऐसा लगता था जैसे देशद्रोही हो। तो इस कारण से वहां पर उनको कुछ मिल नहीं पाया। बाद में मंडल कमीशन ने उनमें से जाति को ले लिया, जिसको कहते हो कौन सी जाति, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट निकाल के ले लिया उनको। तो अदर बैकवर्ड कास्ट करके ले लिया तो दलित वर्ग करके भी तो ले लो। तो दलित वर्ग करके सच्चर कमीशन ने ही रिकमेंड किया कि उनमें भी दलित वर्ग उनको उत्थान के लिए काम होना चाहिए। रंगनाथ राव मिश्रा कमीशन, तो यहाँ का जो हिंदूवादी संगठन है वो थोड़ा सा इस बात पर रिएक्ट किया कि भाई ये सब तो फेवर की बात चल रही। तो अब समस्या इसमें ये आ गई कि वहां भी जो रियायत चाहिए वो रियायत प्रॉपर नहीं मिल पाई। मतलब स्वतंत्रता के समय माहौल ऐसा था कि नहीं मिल पाई। तो यह ऐसा क्यों हुआ? तो भारत में भी जाति व्यवस्था इस्लाम ने भी कायम कर लिया, इसलिए ओबीसी स्टेटस इस्लाम के अंतर्गत ही मिला, जो कि दुनिया में इस्लाम में जाति व्यवस्था कहीं है ही। तो जितना हिंदू संस्कृति से प्रभावित हुए, जितना हिंदू संस्कृति को प्रभावित नहीं कर पाए, उससे ज्यादा हिंदू संस्कृति से इस्लाम स्वयं प्रभावित हुआ। तो फिर मुस्लिम काल क्यों? तो शासक वर्ग के आधार पर। समझ रहे हो कि नहीं? यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक ओवर। आज का यूपीएससी में क्या है, पूछता है हिस्ट्री चलाता है वर्तमान पर, और तुम लोगों के लिए तो और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री हो गया कि भाई अतीत को देखो वर्तमान को देखो, एकदम संतुलित कर। यूपीएससी का इतिहास अलग है यूनिवर्सिटी के इतिहास से। यूनिवर्सिटी वाले जो रहते हैं अपने डिसिप्लिनरी बाउंड्री में अभी भी रह रहे हैं। अभी तक यूनिवर्सिटी वाले अंतर अनुशासनात्मक नहीं हो रहे हैं, यूपीएससी अंतर अनुशासनात्मक पहले ही हो गया। तो ये चीज, अब मैंने 2 थिंकर्स के बारे में कहा था, मैक्स मुलर और मार्क्स। जब तुम्हारा देखो एक दृष्टिकोण अगर तुम्हारा डेवलप कर जाएगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं। पहले आना इंटरेस्ट तुम्हारा डेवलप होना चाहिए,
और इंटरेस्ट डेवलप होने के साथ साथ तुमको पढ़ने का उत्साह जगना चाहिए। 2 चीजें हो जाती है तो बाकी चीजें खुद ब खुद, अगर मैं 80% कर दूंगा तो 20% तुम अपनी तरफ से करते जाओगे। 100% कभी भी जाके नहीं सो जाना चाहिए, नहीं तो तुम ग्रहण भी नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तुम्हारा मेंटल, तुम्हारा इंटरेक्शन चाहिए हमसे, समझ लो ना। कोई तुमको ऑक्सीजन दे देगा ना, फेफड़ा तो नहीं देगा। पता चला कि अब जो सुबह सुबह जॉगिंग करेगा वो ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, जो चुपचाप खा के बैठा रहेगा उसको ऑक्सीजन रहेगा बराबर, लेकिन वो खींच नहीं पाएगा क्योंकि उसका फेफड़ा ही नहीं ले पाएगा उसको। तो वही बात होती है कि तुम जितना लाभान्वित होते हो कि तुम हमसे इंटरैक्ट करते हो, इंटेलेक्चुअली तुमसे इंटरैक्ट करते हो, तुम सोचते हो, तुम्हारे मन में प्रश्न फॉर्म होता है, तुम आते हो कि अच्छा सर ऐसा हुआ, तो फिर ऐसा कैसे हुआ। तो शुरू में तुम्हारा कुछ एब्सर्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन धीरे धीरे वही एब्सर्ड क्वेश्चन से फिर एक रास्ता बनने लगेगा कि हाँ ठीक है। मतलब हम आज की तारीख में तुम कोई भी यूपीएससी के सक्सेसफुल स्टूडेंट से पूछो तो वही तुमको बताएगा कि बिना खुद सोचे हुए यूपीएससी नहीं हुआ। तो हमारा जो मैक्सिमम काम होना चाहिए, तुमको सोचने के लिए एक्टिवेट करना चाहिए। और डेटा तो डेटा से डरो, बुकलेट में जितना डेटा है डरना मत। 1/10 भी तुम डेटा याद रखोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होगा तुम्हारे इंटरप्रिटेशन की क्षमता से और अभिव्यक्ति से, बाकी शेष चीज हम देख लेंगे, उतना तुम डेवलप करो। तो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा मार्क्स और मैक्स बुलेट तुम लोगों को बताया था, याद है? तो क्या थोड़ा सा उस पर लिखवा भी दूं? हाँ, तो बस कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट में और सिंपल है ना। तो नीचे पे देकर लिखिएगा, हाँ हाँ हाँ, लिखिएगा हेडिंग, हाँ, भारत के संदर्भ में मार्क्स के विचार। भारत के संदर्भ में मार्क्स के विचार। भारत के संदर्भ में मार्क्स के विचार, मार्क्स के विचार। अब डैश देकर लिखिए, हाँ हाँ हाँ, लिखिए, हाँ हाँ लिखिए, हाँ हाँ लिखिएगा कि हाँ हाँ, मार्क्स ने एशियाई समाज को यूरोपीय समाज से पृथक करते हुए एक एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा दी। एक एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा दी। एक एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा दी। एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा दी। देखिए, हाँ, इस अवधारणा के अनुसार कि एशियाई समाज एक परिवर्तनहीन समाज था। एशियाई समाज एक परिवर्तनशील समाज था। सॉरी, परिवर्तनहीन, हाँ, एशियाई समाज एक परिवर्तनहीन समाज था। हाँ, समाज है ही कर दो। एशियाई समाज एक परिवर्तनहीन समाज है क्योंकि यूरोपीय समाज की तरह यहाँ वर्ग संघर्ष जैसी चीज नहीं है। वर्ग संघर्ष जैसी चीज नहीं है। यहां ऊपर के स्तर पर निरंकुश शासक है। यहां ऊपर के स्तर पर निरंकुश शासक है
निरंकुश शासक है, जो एक सशक्त नौकरशाही, जो एक सशक्त नौकरशाही तथा सिंचाई प्रणाली पर अपने नियंत्रण के आधार पर उत्पादन अधिशेष अपने पक्ष में खींच लेता है, उत्पादन अधिशेष अपने पक्ष में खींच लेता है, और किसानों के पास उतना ही बच जाता है, किसानों के पास उतना ही बच जाता है जिसमें वे अपना गुजर बसर कर सकें, वे अपना गुजर बसर कर सकें। एशिया में भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था, एशिया में भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था, एशिया में भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था, वरन सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा प्रचलित थी, सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा प्रचलित थी। उसे मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवाद का नाम दिया, उसे मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवाद का नाम दिया, उसे मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवाद का नाम दिया, प्रारंभिक समाजवाद का नाम दिया, नाम दिया। प्रारंभिक समाजवाद का नाम दिया। मार्क्स के अनुसार यह पद्धति सदियों से चली आ रही थी, यह पद्धति सदियों से चली आ रही थी, सदियों से चली आ रही थी, सदियों से चली आ रही थी। वहीं पर थोड़ा सा ब्रैकेट डाल दो, तुम हल्का ब्रैकेट डाल दो और डाल के लिखो कि मार्क्स के कि मार्क्स को भारतीय अथवा एशियाई समाज की समझ नहीं थी, एशियाई अथवा भारतीय समाज की समझ नहीं थी, आगे उसके विचार को भारत में मार्क्सवादी विद्वानों के द्वारा ही चुनौती मिली, आगे उसके विचार को मार्क्सवादी विद्वानों के द्वारा ही चुनौती मिली, मार्क्सवादी विद्वानों के द्वारा ही चुनौती मिली। ब्रैकेट बंद कर दो। देखो बच्चों, मार्क्स का जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें ज़्यादा तुमको जानना नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो नॉर्मली स्टूडेंट के स्तर पर लोग जान नहीं पाते हैं। तुमको उतना ही जानना है जितना तुम्हें ज़रूरत है।
तो मैं आपको बता दूं कि अभी तुम नहीं, जब तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे यूरोपीय समाज का जो मार्क्स ने अध्ययन किया है, तो मार्क्स ने यूरोपीय समाज को कई चरणों में बांट कर देखा था। उसने कहा था कि सबसे पहले एक दास व्यवस्था आई, स्लेवरी सिस्टम, और स्लेवरी सिस्टम का एग्जाम्पल देता है, वो मानता है एंशिएंट ग्रीस और रोम में स्लेवरी सिस्टम थी। तो एंशिएंट ग्रीस और रोम के बारे में मानता है कि वहां पर चूंकि देखो दासों पर आधारित उत्पादन प्रणाली थी। दासों पर आधारित उत्पादन प्रणाली का मतलब हुआ कि अब हजारों दासों को 5-5 हजार भूमि लैंड पर, 5-5 हजार एकड़ लैंड पर सामूहिक रूप से खेती कराई जाती थी, उनको उत्पादन में लगाया जाता था। तो उसको लैटफुंडिया सिस्टम कहते। तो एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम में ये चीज प्रचलित थी। तो मार्क्स ने जो यूरोपीय समाज की अवधारणा दी थी, तो मार्क्स ने उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की एक अवधारणा दी थी, जिसको अभी टच करना मुनासिब नहीं है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा ही उसका वर्ग संघर्ष के रूप में व्यक्त हुआ है कि दो वर्गों के बीच निरंतर उत्पादन के साधन पर कब्जा करने के लिए संघर्ष होता है। तो उसने माना, एक तरह से समझो तो वर्ग संघर्ष को उसने यूरोपीय समाज के लिए बेहतर ही माना। बेहतर इसलिए कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से ही परिवर्तन होता है। और भारत के बारे में उल्टी बात उसने कह दी कि यहां पर वर्ग संघर्ष है ही नहीं। तो भारतीय समाज में परिवर्तन के आंतरिक गुण नहीं है। अगर भारतीय समाज में परिवर्तन होगा तो बाह्य कारक के कारण होगा, आंतरिक कारक के कारण नहीं हो सकता। क्योंकि आंतरिक कारण उसमें है ही नहीं, मतलब पेट्रोल ही नहीं है कि गाड़ी चलेगी, कहीं पेट्रोल बाहर से ही डलना है। तो उसने कहा कि यहां पर न दास व्यवस्था थी, फिर कहा न सामंतवाद था। क्योंकि सामंतवाद तुम देखोगे, अभी तो मैं आगे बताऊंगा कि सामंतवाद के लिए एक विशेष लक्षण होता है कि उसमें भूमि पर निजी स्वामित्व चाहिए, तभी सामंत बनेंगे। अगर निजी स्वामित्व भूमि पर नहीं है तो सामंतवाद आ नहीं सकता। क्योंकि सामंत का भूमि पर अपना निजी मैं भूमि का मालिक हूं, तो जब तक भूमि का मालिक की अवधारणा एक व्यक्ति की नहीं आएगी तो सामंत नहीं आ सकता। सामंत को आने के लिए आवश्यक है। और वो कहता है मार्क्स की नहीं, भारत में भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा थी, भारत पर भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा थी ही नहीं। और अगर निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं तो सामंतवाद कैसे आएगा? तो दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो कहता है कि न सामंतवाद है न दास व्यवस्था थी। यूरोपीय समाज में कहता है सबसे पहले प्रारंभिक समाजवाद आया, फिर दास व्यवस्था आई, फिर सामंतवाद आएगा, फिर पूंजीवाद आया और फिर समाजवाद आया। तो कैसे आया? तो वर्ग संघर्ष के माध्यम से यूरोपीय समाज क्रमिक रूप से परिवर्तित होता गया। और कहा कि आपके समाज में तो वर्ग संघर्ष है ही नहीं, ऊपर निरंकुश शासक है, नीचे स्वावलंबी ग्रामीण समाज है जहां सामूहिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित है। आपके यहाँ न दास व्यवस्था थी, दास और न सामंतवाद था। और अब आपके यहाँ तो पूछेंगे मार्क्स से कि भाई तो क्या कहते हैं कि हम लोग जीवन भर इसी तरह चलते रहेंगे? तो कहा कि नहीं, आपके यहाँ पूंजीवाद आ जाएगा, ब्रिटिश शासन के कारण आ जाएगा, बाह्य शक्ति के कारण आएगा। और जब पूंजीवाद आएगा तब आप लोग समाजवाद की दिशा में बढ़ोगे। तो मार्क्स के विचार को बड़ा पूर्वाग्रहपूर्ण माना गया और उसको मार्क्सवादी विद्वानों ने इंडिया में कोई भी स्कॉलर इसके व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर इस व्यू को रिजेक्ट भी करना है, थोड़ा जाने तो सही कि मार्क्स का प्राक निरंकुशता और सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा क्या है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एशियाई उत्पादन प्रणाली क्या है। अब नीचे दे दो मैक्स वेबर। हाँ, मैक्स वेबर ने जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भारत में परिवर्तन के मार्ग में एक बड़ी बाधा धर्म एवं जाति व्यवस्था को माना। परिवर्तन में एक बड़ी बाधा धर्म एवं जाति व्यवस्था को माना। और पूंजीवाद के विकास में इसे एक बड़ी बाधा के रूप में देखा। पूंजीवाद के विकास में इसे एक बड़ी बाधा के रूप में देखा।
बड़ी बाधा के रूप में देखा, बड़ी बाधा के रूप में देखा। हाँ, हाँ, इसके अनुसार हाँ, 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 भारत के किसी भी धार्मिक पंथ में, भारत के किसी भी धार्मिक पंथ में चाहे वह ब्राह्मण पंथ हो, चाहे वो ब्राह्मण पंथ हो, चाहे वो ब्राह्मण पंथ हो, ब्राह्मण पंथ हो या बौद्ध पंथ, या बौद्ध पंथ, या जैन पंथ अथवा इस्लाम, या जैन पंथ अथवा इस्लाम, किसी में भी वह आर्थिक तर्कशीलता नहीं थी, किसी में भी वह आर्थिक तर्कशीलता नहीं थी, किसी में भी वह आर्थिक तर्कशीलता नहीं थी, वो आर्थिक तर्कशीलता नहीं थी जो भारत में, सॉरी, जो यूरोप में प्रोटेस्टेंट, जो यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म में रहा था, या प्रोटेस्टेंट पंथ में रहा था, प्रोटेस्टेंट पंथ में रहा था, प्रोटेस्टेंट पंथ में रहा था। जब तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे उस वक्त तुम प्रोटेस्टेंट पंथ देखोगे कि व्हाट इज प्रोटेस्टेंट पंथ। यहां पर आपको सिर्फ यह समझ लेना है कि इसका कहना है जो भारत का जितना भी धार्मिक पंथ है, वो धार्मिक पंथ चाहे वो इस्लाम हो, ब्राह्मणिज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, उसमें वो आर्थिक तर्कशीलता नहीं, आर्थिक तर्कशीलता से वो मीन कर रहा है कि अगर तुम इस जगत के प्रति, इस संसार के प्रति एक अवज्ञा का भाव रखोगे, मतलब कि उसके प्रति एक अश्रद्धा का भाव रखोगे, इस संसार को माया मान लेना, या इस संसार को तिरस्कार करना, और परलोक को, पारलौकिक दृष्टि का मतलब है कि इस लोक को, इस संसार को, क्योंकि इसके बाद एक जगत की परिकल्पना की गई है, लेकिन आधुनिक युग में लोग उसको नहीं मानते हैं, विज्ञान उसे नहीं मानता है। एक धारणा तो धर्म के अनुसार है कि इस जगत के बाद एक अगला जगत है, धर्म तो आज भी कहता है, चाहे जो गोचर जगत नहीं उसके बाद भी एक जगत है, इसको तो दर्शन भी मानता है, साइंस नहीं मानता है। और हम लोगों के यहां से साइंस प्रिवेल कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए साइंटिफिक आधार पर हम लोग भी कहते हैं कि इसके बाद कोई संसार नहीं। लेकिन एनीवे, मतलब धर्म, अब कई धर्मों की दृष्टि यही लौकिक है। जैसे कन्फ्यूशियसवाद चाइना का है, वो धर्म कम है और सामाजिक नियम और अनुशासन ज्यादा है। उसी तरह इस्लाम है, तो इस्लाम पारलौकिकता की बात नहीं करता, तलवार लेकर इस्लाम निकला, पूरी दुनिया की विजय पर इस्लाम को फैलाना है और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। लेकिन वहां भी कहना है मैक्स वेबर कि धर्म पर ही बल रहा, सांसारिकता पर कम बल रहा। धर्म के प्रसार के लिए उस संसार को जितना चाहते हैं। और यहां पर वो कहते हैं यूरोप में जो प्रोटेस्टेंट पंथ था उसमें आर्थिक तर्कशीलता थी, तो प्रोटेस्टेंट पंथ की जो आर्थिक तर्कशीलता है वो यूरोपीय पूंजीवाद में घटित हुई। और भारत में पूंजीवाद के विकास में सबसे बड़ी बाधा धर्म बनकर आया, जो इस संसार के प्रति अवज्ञा का भाव रखा, तिरस्कार का भाव रखा और इस संसार के ऊपर वाले संसार को महत्व दिया। तो वो जो कहते हैं मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर की बातों से कन्विंस होना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि भाई अगर हमारे यहां पूंजीवाद नहीं आया तो इसका कुछ और कारण, इंटरनल कारण भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा एक्सटर्नल कारण तो ब्रिटिश है, क्योंकि ब्रिटिश हमारे अर्थव्यवस्था में वो अधिशेष उत्पन्न होने ही नहीं दिया। व्हाट एवर सरप्लस दैट वाज कमिंग, so this surplus which was being generated, so the generated surplus was misappropriated by the British and surplus was regularly carried on from India to Britain in the form of drain of wealth. तो जब आप हमारे यहाँ का अधिशेष का दोहन करके जब ब्रिटेन पहुंचा रहे हो तो हमारे यहाँ अधिशेष होगा ही नहीं, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण था। कहीं ना कहीं मैक्स वेबर का विचार इस कारण पर तो पर्दा डाल रहा है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को इसके लिए उत्तरदायी नहीं मान रहा है। तो इस विचार को भी अस्वीकृति मिलेगी और वही मार्क्सवादी विद्वानों के द्वारा मिलेगी। आप लोग में से बहुत लोग कहते हो कि आपके घर में आर्य शर्मा, डीएन झा या पुराना आर्य शर्मा की एनसीईआरटी रखी हुई है,
और शायद आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। कितने लोगों ने पढ़ा है? क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, घबराना मत। तो उसमें आपको पढ़ने के क्रम में ऐसा क्या लगा कि बुद्धिज्म ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, बुद्धिज्म ने अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न किया, बुद्धिज्म अर्थव्यवस्था के प्रति निष्पक्ष है, निष्पक्ष दृष्टिकोण रखता है। हाँ, बुद्धिज्म का संबंध केवल परलोक से, इस संसार से नहीं है। तो अगर आपसे कोई अगर यह पूछे कि क्या बुद्धिज्म अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देता है, जैनिज्म अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देता है, या बुद्धिज्म को ही केवल लोग की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देता है या बाधा उत्पन्न करता है विकास में? अगर मैं पूछूं कि चलो भाई बुद्धिज्म अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देता है, तो आपकी तरफ से कोई आर्गुमेंट आएगा किस प्रकार से बुद्धिज्म अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देता है? पढ़ने क्रम में इस बात को नोटिस किया है कि जो 6ठी सदी से पूर्व में जो नगरीकरण हुआ है, एक क्वेश्चन तुम लोगों का बनेगा, बौद्ध धर्म का आर्थिक और सामाजिक आधार। तो बौद्ध धर्म का आर्थिक आधार क्या होगा? एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए पशुधन यानी पशु हत्या को हतोत्साहित करता है, और व्यापार के विकास के लिए महाजनी और मुनाफाखोरी को जायज करार देता है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बुद्धिज्म से कृषि और व्यापार दोनों को प्रोत्साहन मिलता है, जैनिज्म से केवल व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, कृषि को नहीं मिल पाया क्योंकि इसमें नॉन वायलेंस ज्यादा एक्सेसिव। उसी प्रकार से टाइम टू टाइम जो बहुत सारे धार्मिक पंथ, सिखिज्म ने क्या किया? सिखिज्म में देखो कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन सब सिख सब है। तो सिखिज्म क्या कर रहा है? तो मतलब भारतीय धर्म में वो आर्थिक तर्कशीलता नहीं है, तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं था। तो ब्रैकेट डाल दो। हाँ, परंतु आगे मार्क्सवादी लेखकों ने इस अवधारणा को अस्वीकार करते हुए दर्शाया इस अवधारणा को अस्वीकार करते हुए दर्शाया इस अवधारणा को अस्वीकार करते हुए यह दर्शाया कि ये दर्शाया कि वो आर्थिक तकसीलता नहीं थी। कि प्राचीन काल में बौद्ध एवं जैन पंथ ने नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया था। बौद्ध एवं जैन पंथ ने नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया था। प्रोत्साहन दिया था, ब्रैकेट बंद कर दो। ब्रैकेट बंद करो। अब ये मार्क्स और मैक्सवेल के विचार है। अब थोड़ा सा तुमको राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दिखा दूं कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या बोलता है, और तब मार्क्सवादी दृष्टिकोण, और तब आदितन दृष्टिकोण। नीचे ब्रेक देकर लिखो। फायदा नहीं, उपयोगितावादी भारत का पहला इतिहास लिखा, उसको फायदा है, बाकी सब सीमाएं ही हैं जो तुमने देखा है। नीचे ब्रेक दीजिए, लिखिए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण डैश देकर लिखिएगा। कि 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के आरंभ में
20वीं सदी के आरंभ में भारतीय बुद्धिजीवियों के एक समूह, भारतीय बुद्धिजीवियों का एक समूह भी इतिहास लेखन की ओर आकर्षित हुए, देखिए हाँ, दो कारकों ने इनके दृष्टिकोण को प्रेरित किया। प्रथम इनमें से कुछ राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे। दूसरे कि ब्रिटिश इतिहासकारों के पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि के विरुद्ध मतलब उनका जो पूर्वाग्रहपूर्ण सोच समझते हैं, पूर्वाग्रहपूर्ण का मतलब हुआ कि जो उनका जैसे ब्रिटिश इतिहासकार जो थे वो निष्पक्ष नहीं थे, वो जानबूझकर भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को डिवेस करना चाहते थे, विशेषकर उपयोगितावादी। वो जो भारतीय समाज के बारे में जो लिखते थे तो उसमें जो वो भारतीय समाज को हीन करार देने का प्रयास करते थे, तो जो भारतीय लेखक थे उनके मन में इसके विरुद्ध स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई कि नहीं, ये हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, चूंकि उसमें तक राष्ट्रवाद की भावना भी आ रही थी, हमारी प्राचीन संस्कृति को ये कहीं न कहीं जानबूझकर उसको हीन और निकृष्ट करार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात का उनके मन में भी प्रतिक्रिया हो रही थी, है ना। तो यहां पर आप देखोगे अब इनका कुछ 4-5 का नाम मैं दे देता हूं जो अपना ध्यान रखना। तो एक तो हुआ कि प्रतिक्रिया थी पूर्वाग्रहपूर्ण, और कुछ इनमें से कुछ राष्ट्रीय आंदोलन की उपज भी थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन की उपज होने से इनके दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय आंदोलन जैसा चल रहा होता था। कोई ना कोई पार्टी कोई ब्रिटिश की तरह खड़ा कर देते थे और एक पार्टी को राष्ट्रवादी करार दे देते थे लिखने क्रम में, और इतिहास में भी जो आधुनिक राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं प्लांट करने का प्रयास करते थे। तो लिखिएगा हाँ, इन विद्वानों में हम आरसी मजूमदार, क्या हाँ बोलो पूरा सेंटेंस बोलो ना। हाँ तो पूरा सेंटेंस हाँ पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण के विरुद्ध इनके मन में प्रतिक्रिया थी। पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण के विरुद्ध इनके मन में प्रतिक्रिया थी। फिर लिखो राष्ट्रवादी समूह के विद्वानों में हम आरसी मजूमदार, प्रोफेसर हेमचंद राय चौधरी, प्रोफेसर हेमचंद राय चौधरी, आरजी भंडारकर, केपी जायसवाल, आरजी भंडारकर, केपी जायसवाल, एएस अल्तेकर,
सॉरी एस अल्तेकर आदि की गणना कर सकते हैं, आदि की गणना कर सकते हैं, एस अल्तेकर आदि की गणना कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब नीचे ब्रेक देकर लिखिए हाँ योगदान, ब्रेक देकर योगदान और डैश दीजिए योगदान, और योगदान के बाद फिर डैश देकर लिखिए पॉइंट फर्स्ट कि इन विद्वानों ने जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार करते हुए, इन विद्वानों ने जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार करते हुए, नामकरण को अस्वीकार करते हुए भारतीय इतिहास को हिंदू काल मुस्लिम काल, नामकरण को अस्वीकार करते हुए भारतीय इतिहास को हिंदू काल मुस्लिम काल, भारतीय इतिहास को हिंदू काल मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल का नाम दिया। सॉरी भारतीय ओहो सॉरी पूरे सेंटेंस को चेंज करो। हाँ 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 गुरु बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हाँ स्लिप ऑफ द टंग हो गया, सॉरी। उसको लिखो प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल का नाम दिया। जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार कर, नामकरण तभी अस्वीकार होगा जब इस नाम को बदलेगा, जब इसी नाम को लेगा तो फिर नामकरण अस्वीकार कैसे होगा। तो जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार करते हुए उसे प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल का नाम दिया। उस पूरे सेंटेंस को काट के दोबारा लिख लो। जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार करते हुए उसे प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल का नाम दिया। प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल का नाम दिया। जेम्स मिल का काल विभाजन और नामकरण तो तुम समझ ही चुके हो, लेकिन आगे मैं इसकी सीमा में बताऊंगा कि इन्होंने जेम्स मिल के काल नामकरण को तो अस्वीकार कर दिया, परंतु काल विभाजन का आधार वही रखा। जैसे जेम्स मिल का काल विभाजन था कि प्राचीन काल को ले जाता था मोहम्मद गोरी के आक्रमण और तुर्की शासन की स्थापना तक। वो मानता था कि जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया 12वीं सदी के अंत में, और जब मतलब वही जो तराइन के युद्ध के बाद जब उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई, तो वहां से वो मानता है कि मध्यकाल की शुरुआत हुई। जेम्स मिल की धारणा यही थी। उसी बाद जेम्स मिल उसी तरह से बैटल ऑफ पलासी के साथ वह आधुनिक काल का आरंभ मानता था, ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ। तो जिसको उसने नाम दिया था ब्रिटिश काल का। तो इन विद्वानों ने एक अच्छा काम तो यह किया कि कम से कम नाम बदल दिया। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल की जगह प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल का नाम दिया। लेकिन इनकी सीमा यह रहेगी कि नाम बदलने के बाद भी इन्होंने विभाजन का आधार नहीं बदला, विभाजन का वही आधार रहा। तो आप यह पूछोगे हमसे कि क्या विभाजन का आधार बदलना चाहिए था? हाँ, विभाजन का आधार बदलना चाहिए था और बदलेगा, और मार्क्सवादी विद्वानों के द्वारा बदला जाएगा, जो अभी आप देखोगे। मार्क्सवादी लेखक उसको बदल देंगे, विभाजन के आधार को भी बदलेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। लिखिए हाँ इन विद्वानों ने उपयोगितावादी लेखकों, के विचारों के विचार को अस्वीकार करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया, कि विचार को अस्वीकार करते हुए सिद्ध करने का प्रयास किया, यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल, यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में भी भारतीयों ने, प्राचीन काल में भी भारतीयों ने राज्य और प्रशासन के क्षेत्र में
महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। इतना तक कि उन्होंने इतना तक कि उन्होंने शासन व्यवस्था के रूप में गणतंत्र का भी विकास कर लिया था, गणतंत्र का भी विकास कर लिया था, गणतंत्र का ही विकास कर लिया था। जैसे तुम आगे देखोगे, जब हम छठी सदी से पूर्व में आएंगे तो आप 16 महाजनपद में देखोगे कि 16 महाजनपद तो राजतंत्र है। मैं जब बुद्ध काल में आपको पढ़ाऊंगा तो 16 महाजनपद में आप राजतंत्र देखोगे, लेकिन राजतंत्रवादी सरकार के समानांतर तुम देखोगे पाली ग्रंथ में 10 अराजक गणतंत्रों का विवरण मिलेगा। तो उसमें एएस अल्तेकर एक राष्ट्रवादी विद्वान है, यहां तक कह डालते हैं, क्योंकि गणतंत्र की चर्चा या तो आपको हिमालय की तलहटियां मिलेगी जिसमें 10 गणतंत्र की चर्चा पाली ग्रंथ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, या फिर गणतंत्र की चर्चा आपको उत्तर पश्चिम में मिलेगी। उत्तर पश्चिम में जब सिकंदर का इन्वेजन होगा 4वीं सदी ईसा पूर्व के आरंभ में, तो फिर सिकंदर के इतिहासकार, उसके साथ कुछ इतिहासकार सिकंदर के आएंगे जिसका नाम होगा एनासेक्रेटिस, अरिस्टोबुलस, नियरकस, कर्टियस। तो वो जो आते हैं तो वो उत्तर पश्चिम में गणतंत्रों का विवरण देते हैं। तो इसी बात को एएस अल्तेकर ने हाईलाइट करते हुए कहा कि भाई हम गणतंत्र नहीं कर रहे, बल्कि सिकंदर के वे विद्वान गणतंत्र मान रहे हैं भारत में, उत्तर पश्चिम में जिन विद्वानों को गणतंत्रों का अनुभव था, क्योंकि स्वयं वो ग्रीस से आए थे और ग्रीस और रोम में गणतंत्र की बड़ी पुरानी परंपरा रही थी। तो इस आधार पर इन्होंने उसका पॉइंट नंबर 3 लिखिए। इन्होंने प्राचीन काल के कुछ काल, प्राचीन काल के कुछ कालों पर विशेष शोध करते हुए, प्राचीन काल के कुछ कालों पर विशेष शोध करते हुए उस काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को उद्घाटित किया। उस काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को उद्घाटित किया। उस काल की राजनीतिक एवं सामाजिक उपलब्धियों को उद्घाटित किया। राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, उस काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को उद्घाटित किया। सांस्कृतिक उपलब्धियों को उद्घाटित किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन विद्वानों के द्वारा भी प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं अन्वेषण किया गया। प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं अन्वेषण किया गया। प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं अन्वेषण किया गया। उदाहरण के लिए आर शर्मा शास्त्री ने शास्त्री ने 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की आर शर्मा शास्त्री ने। 1905 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। अब देखो, अभी तो तुम देख रहे हो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज, तो लग रहा है अरे हाँ भाई कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो क्या है, लेकिन जब तुम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को बृहद परिप्रेक्ष्य में देखोगे तब पता चलेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र